अच्छा, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हमारे दो एजेंट्स थे, एक था गवर्नमेंट और एक था फॉरेन ट्रेडर। तो फॉरेन ट्रेडर को हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम गवर्नमेंट के रिलेटेड सारे इश्यूज पढ़ेंगे। तो नेशनल इनकम, नेशनल का मतलब होता है कौमी, इनकम का मतलब होता है आमदन। तो नेशनल इनकम मतलब कौमी आमदन। एक होती है इंडिविजुअल इनकम, एक अकेले बंदे की इनकम कितना है। जब अकेले बंदे को हम डिस्कस करते हैं वो तो माइक्रो का टॉपिक हो गया। जब हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले सारे लोग कितना पैसे कमा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, कि पूरी कौम की आमदनी या इनकम कितना है। अब इसमें कुछ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इंक्रीजेस द वेल्थ ऑफ कंट्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि किसी भी मुल्क की जो मईशत है उसकी तरक्की की क्या रेशो है, वो तरक्की कर रही है या नहीं। तो अब हम दो चीजें देखेंगे, अगर तो उस मुल्क के अकाउंट में पैसा ज्यादा है, उसके स्टेट बैंक में पैसा ज्यादा है और बजट वगैरह के लिए पैसा है, और इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं उनका जो रहने का तौर तरीका है, स्टैंडर्ड है, वो भी ऊंचा है, तो बजाय इन चीजों को देखकर पता चल जाता है कि उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। इसके बाद है लो प्राइस इन्फ्लेशन, सर्टन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज डिजायरेबल बट हाई इन्फ्लेशन डिस्ट्रॉयज द वेल्थ एंड डिक्रीजेस द कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस। वो कहता है कि अगर महंगाई हो, एक हद तक महंगाई होना अच्छी बात है, लेकिन उस हद से बढ़ जाए तो वो फिर उस कंज्यूमर जो चीज खरीदने वाला है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। एक हद तक महंगाई क्यों अच्छी है? अब देखिए, महंगाई का मतलब होता है किसी चीज की कीमत का बढ़ना, और किसी चीज की कीमत तब बढ़ती है जब उसकी डिमांड पहले की तरफ से बढ़ रही हो। क्योंकि डिमांड ज्यादा होती है तो दुकानदार देखता है कि इसकी डिमांड आ रही है, तो क्यों ना मैं फायदा उठाऊं और चीज को महंगा कर दूं। तो डिमांड क्यों आती है? जाहिर सी बात है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, इसलिए लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो अगर महंगाई एक हद तक हो तो ये शो करता है कि इस मुल्क में जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं उनका लेवल अच्छा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो तो फिर लोग चीज खरीद ही नहीं पाते, तो वो तो उल्टा नुकसान वाली बात है। इसके बाद है लो अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, तो वो कहते हैं बेरोजगारी का जो लेवल है वो कम हो। ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मतलब क्या कि इंसानी जो जरिया है, मतलब यही कि जो मुख्तलिफ लोग हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है जो अल्लाह ने उनको टैलेंट दिया है वो जाय हो रहा है। अब एक बंदा है, सपोज किसी भी तरह का कोई भी एक टैलेंट उसके अंदर है, सपोज क्रिकेटर है, लेकिन उसे टीम में कोई नहीं रखता, तो इसका मतलब है उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। एंड हायर एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड। वो कहते हैं बेरोजगारी जो है वो इसलिए खराब चीज है क्योंकि इससे लोगों का टैलेंट वेस्ट होता है, उनको नौकरी जो नहीं मिल रही होती, तो वो घर में पड़े हुए अपने टैलेंट को यूज ही नहीं कर पाते। और वो कहता है रोजगार का ज्यादा मिलना भी एक अच्छा साइन नहीं है, एक हवाले से अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि उधर से फिर डिमांड इतना बढ़ जाती है कि फिर उस चीज की शॉर्टेज हो सकती है। और हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट का फायदा क्या है? फायदा ये है कि लोगों को रोजगार मिलता है तो एग्रीगेट वो डिमांड ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन को फिर देखा जाए, जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो फिर प्राइस भी बढ़ सकती है, तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले आपने दिमाग में रखना है हमेशा कि यहाँ पर किसी एक फैक्टर को कंट्रोल करते करते कोई और फैक्टर बिगड़ जाता है। अब वो बता रहा है पहले कि बेरोजगारी इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि लोगों का टैलेंट वेस्ट होता है, और रोजगार का ज्यादा मिलना डिमांड को बढ़ा देता है। अब यहीं तक उसने बात की है। अगर वैसे हम सोचें, जब डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस की चीजों की बढ़ जाती है, तो फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसने वो वाला इस पॉइंट में डिस्कस नहीं किया। इसके बाद इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये जो चौथा करेक्टर है हमारा फॉरेन ट्रेडर का, ये उसके रिलेटेड है तो वो भी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एजेंट ना, क्योंकि गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। तो इसका क्या कहता है वो, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस बिटवीन अर्निंग्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स। मतलब ये कि हमने अमेरिका से 100 रुपए की चीज पाकिस्तान लेकर आए हैं और 100 की चीज हमने यहाँ से अमेरिका भेजी, तो 100 की चीज इंपोर्ट की और 100 की ही एक्सपोर्ट की, तो दोनों क्या थी, 100 रुपए की, दोनों की वैल्यू बराबर थी। मतलब क्या कि जो पेमेंट्स हमने अमेरिका को की हैं और जो पेमेंट्स अमेरिका से ली हैं दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इनमें बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है। इसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। इस मुल्क में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी मिल्स हैं, उनमें जितनी भी मशीनरी है, वो जितनी भी चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं, या जितने भी लोग हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, टीचर जो है वो टीचिंग कर रहा है, डॉक्टर जो है वो इलाज कर रहा है, वकील वकालत कर रहा है,
इस मुल्क में जितने भी लोग मिलकर चीजें बना रहे हैं या सर्विसेज बेच रहे हैं, उनकी वर्थ कितना है। अगर उनको बेचा जाए, गुड्स प्रोड्यूस करके बेची जाए या सर्विसेज को सेल किया जाए, तो उससे अर्निंग कितनी होगी। अर्निंग उतनी होगी ना जितनी उनकी वर्थ होगी। तो उन गुड्स की या सर्विसेज की वर्थ जो होती है उससे हम जीडीपी कहते हैं। इट डजंट इंक्लूड एनी इनकम which its nationals received against their property or services provided abroad। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि बाहर के मुल्क से जो कमाई आती है ना, वो इसमें हम शामिल नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके जो हम अर्निंग करते हैं उसे जीडीपी कहेंगे। हाँ, कोई बंदा है जो बाहर के मुल्क में रहकर बाहर के मुल्क के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके पैसे कमाता है, तो उसकी वो इनकम जो होगी वो जीडीपी में शामिल नहीं होगी। It includes only that income which is generated by using domestic resources of a country। एक मुल्क के जो वहीं के रिसोर्सेज डोमेस्टिक हों, उन्हीं को इस्तेमाल करके जो इनकम कमाई जाती है उसे हम जीडीपी में शामिल करते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो कंज्यूमर करता है। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेसेस में की जाती है। जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो हुकूमत खर्चा करती है अपने शहरियों को सहूलियात मुहैया करने के लिए। एक्स फॉर एनुअल एक्सपोर्ट्स, जो हम बाहर के मुल्कों को चीजें बेचते हैं। एम फॉर एनुअल इंपोर्ट्स, जो बाहर के मुल्कों से चीजें हम लेकर पाकिस्तान में आते हैं। नॉमिनल जीडीपी, वैल्यू ऑफ जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब ये कि वो एक बंदा है, वो कहता है कि बताओ 2022 में हमारी जीडीपी कितनी थी। अब उसने एक तो स्पेसिफिक पीरियड कह दिया जीडीपी के लिए, और उसने हमने करंट प्राइसेस को मद्देनजर रखना है। मतलब क्या हुआ कि सपोज 2022 में हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट था जो जिसकी कीमत थी 100 रुपया, लेकिन अब 2023 है तो इसमें उसकी कीमत हो गया 150। अब कोई हमें कहेगा ना कि बताओ नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो हम कहेंगे 2022 का पूछ रहा है तो हमने 2022 वाली इसकी कीमत को रखना है सामने, और उसकी वर्थ जो होगी उससे हम जीडीपी में शामिल करेंगे। दिस इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर उसकी वर्थ बढ़ गई होगी तब तो उसे हम शामिल करेंगे। जीडीपी को जब हम काउंट करते हैं ना कि इस मुल्क में जितनी चीजें हैं उनकी वर्थ कितना है, तो कभी उन चीजों की एक्चुअल वर्थ होती है, कभी वो महंगी हुई होती है, कभी कभी हम जो उनकी कीमत बढ़ी होती है ना महंगाई की वजह से, उसको काउंट नहीं करते। एक 100 की चीज थी लेकिन 2022 में 120 की हुई थी, लेकिन एक्चुअल वर्थ उसकी 100 रुपए की थी। तो हम कभी ऐसे करते हैं 120 काउंट करते हैं, कभी 100 करते हैं। अगर हम 120 अगर काउंट करते हैं, महंगाई वाली जो कीमत बढ़ी हुई थी वो भी 20 रुपए शामिल करते हैं, तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम महंगाई की वजह से जो कीमत बढ़ी हुई थी उसको शामिल नहीं करते, सिर्फ उसकी एक्चुअल वर्थ को शामिल करते हैं, काउंट करते हैं जीडीपी में, तो वो रियल जीडीपी होगी। रियल का मतलब भी यही होता है, एक हकीकी। इट इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू, वही कि इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट किया है, काउंट नहीं किया। इट एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर का मतलब वही करंट ईयर, जिसको हम बेस बनाकर जीडीपी को फाइंड कर रहे होते हैं। It is an inflation corrected figure, so it is assumed to be an accurate indicator of economic growth। अब देखिए एक चीज है वो एक्चुअल उसकी वर्थ है 100 रुपया, लेकिन महंगाई की वजह से 120 की हो गई है, तो क्या हम इस चीज का यकीन कर सकते हैं कि इस मुल्क में वो जो चीज है वो 120 की है? नहीं, क्योंकि एक्चुअली तो 100 की थी, ये तो वो एक सर्टन टाइम में ऐसे महंगाई बढ़ गई थी तो 120 की बेच रहे थे लोग। क्या पता उसकी शॉर्टेज कर लिया, स्टॉक कर लिया, फिर उसकी कीमत 120 कर दी हो। तो हमने नॉमिनल जीडीपी जब काउंट करनी है तो हम महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ी हुई होंगी तो वो बढ़ी हुई कीमतों को ही रखेंगे सामने। लेकिन रियल जीडीपी जब हम फाइंड करेंगे तो हम कहेंगे एक्चुअल ये चीज है कितने की, ये नहीं देखेंगे कि महंगाई की वजह से इसकी कीमत अब कितनी हुई है। इसके बाद है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री बाय यूजिंग बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन रिसोर्सेज। जो जीडीपी था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने कहा था कि इसमें हम वो वाली इनकम शामिल करेंगे जो किसी भी मुल्क के शहरी की जो उसने अपने मुल्क के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अर्निंग की होगी। लेकिन जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है इसमें एक बंदा है उसने कुछ पैसे पाकिस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके कमाए, कुछ उसने इंडिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बनाए, तो इसमें हम उसकी दोनों इनकम को शामिल करेंगे। तो इसलिए मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं? मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा, एक होता है एसेट और एक होता है इन्वेंट्री। एसेट का मतलब होता है वो चीज जिसको इस्तेमाल करके हम आगे कोई चीज बनाते हैं, और इन्वेंट्री वो होती है जिसको हम बेचते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फोटोकॉपी वाली जो मशीन है वो एसेट है,
उसको इस्तेमाल करके हमने फोटो कॉपीज बनाए हैं, वो इन्वेंट्री है जिसको हमें बेचना है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो इन्वेंट्री होती है जिसको बनाया जाता है किसी रिसोर्स को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को या इनपुट को इस्तेमाल करके या एसेट को इस्तेमाल करके। तो इसमें वो पॉइंट क्या है, बाय यूजिंग बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन रिसोर्सेज ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर। GNP is a broader term than GDP because it includes all the income generated by its national within or outside the country. We add net income received from abroad in our GDP. GDP में वो थी ना जो उसने पाकिस्तान से कमाई थी, तो वो कहता है इसमें हम वो भी अब ऐड कर देंगे जो उसने अब्रॉड से कमाई है। Only money value of goods and services will be taken as different units of goods and services cannot be added or subtracted. Only money value of goods and services, different units of goods and services cannot be added. हमने सिर्फ ये देखना है कि ये चीज है कितने रुपए की, तो हमने उसकी वर्थ देखनी है। हमने ये नहीं देखना कि इस हमारे ऑफिस में टेबल्स कितनी पड़ी हैं, 2 या 3। हमने ये देखना है कि कितने रुपए की पड़ी हुई है, तो पैसों को हमने देखना है। Only final goods and services would be considered in national income accounting to avoid the doubt of double counting. ये देखें गौर करें, only final goods and services would be considered in national income। वो कहता है कि जब हम कहते हैं ना कि इस मुल्क की नेशनल इनकम कितना है, मतलब ये है कि इस मुल्क में जितनी चीजें और सर्विसेज लोग बेच रहे हैं उनकी वर्थ कितना है। तो वो कहता है अब एक चीज की हम 2 दफा वर्थ काउंट नहीं करेंगे। वो कैसे कि आपने अपना कोई फोटोकॉपी का बिजनेस स्टार्ट किया है, आप पीछे से जब एक बंदा है उसने जब फोटोकॉपी वाली मशीनरी आपको बेची, ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, आपने अब उसको दोबारा से अपने खर्चे जब काउंट किए तो आपने उसको दोबारा काउंट कर दिया। उसने बेचते हुए काउंट की उसकी वैल्यू, आपने खरीदते हुए उसकी वैल्यू काउंट कर दी। तो इस तरह से नहीं होगा, ये तो फिर एक चीज को 2 दफा ऐड कर दिया गया है, इसे डबल काउंटिंग कहते हैं। तो डबल काउंट नहीं करना, वो मुल्क में एक चीज को एक दफा ही उसकी वर्थ को काउंट करना है, डबल नहीं करना। हाँ, एक बंदा है उसने उसके पास चीज थी तो उसने कहा कि मेरे एसेट जो है टोटल 1 लाख के हैं, उसमें वो फोटोकॉपी वाली मशीन भी थी। फिर उसने जब आपको बेची तो आपने भी कह दिया कि आप तो मेरे पास है, आपने भी उसे काउंट कर लिया। तो आप कहेंगे पाकिस्तान में शायद 2 फोटोकॉपी वाली मशीन है, हालांकि एक ही थी, तो एक दफा काउंट करना है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन करंट ईयर विल बी टेकन। इसके बाद है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने कहा है ना कि जीएनपी में हम डोमेस्टिक लेवल पे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके जो अर्निंग करेंगे प्लस जो अब्रॉड के रिसोर्सेज पे इस्तेमाल करेंगे। GDP deflator is a price index that measures the rate of inflation in a country. Real GDP is equal to nominal GDP divided by GDP deflator. एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन, ठीक है। रियल जीडीपी हमने कहा था वो है जब हम महंगाई वाली वैल्यू को कट कर देते हैं, ठीक है, ओरिजिनल देखते हैं कि उस चीज की एक्चुअल वर्थ क्या है, ना कि महंगाई की वजह से उसकी वर्थ कितनी बनी हुई है। तो रियल जीडीपी में 100 की चीज है तो उसका 100 रुपया काउंट करेंगे, ना कि महंगाई की वजह से 120 की लोग बेच रहे हैं तो हम 120 काउंट करें। हाँ, नॉमिनल में 120 काउंट करेंगे। इसके बाद है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग पढ़ी है तो डेप्रिसिएशन क्या होती है कि आप कोई एसेट लेकर आए हैं, उसकी वर्थ थी 10,000, अब 1 साल के बाद आपने वही एसेट बेचा है, तो क्या आप एक 10,000 का ही बेचेंगे जितने का आपने लिया था? नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसकी लाइफ जो है वो भी कम हो गई है और आपने उसको यूज भी किया है, तो इस तरह से आप कम के कीमत पर उसको बेचेंगे, ना कि उस कीमत पर जिस पर आपने लिया था। तो डेप्रिशिएट करेंगे, इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। इस चैप्टर में आपको तकरीबन कोई 8 से 10 फार्मूले मिलेंगे। आपने क्या करना है, आपने इन जस्ट फार्मूलाज को अलग पेज के ऊपर लिख लेना है, फिर उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कंसेप्ट होना चाहिए इनको समझने के लिए, लेकिन इस तरह एक थ्योरी के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आते हैं तो वो फिर बंदा भूल जाता है। बेहतर है सब फार्मूलाज को इकट्ठा करके आप एक सेपरेट पेज के ऊपर लिख लें। इसके बाद है नेशनल इनकम, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। ये वही जो स्टार्ट में चैप्टर स्टार्ट करते मैंने आपको बताई थी। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट एंड नेशनल प्रोडक्ट आर यूज्ड एज सिनोनिम्स। अब कोई अगर ये बंदा कहे कि मेरे मुल्क में टोटल इतनी गुड्स एंड सर्विसेज पड़ी हुई हैं, या कोई ये कहे कि इतने रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज पड़ी हुई हैं, मतलब क्या हुआ? कोई ये कहे कि यार मेरे पास 2 टेबल पड़ी हुई हैं और दोनों 20,000 की है, ठीक है, एक ये कहेगा 20,000 की इनकी कीमत बनती है, या ये कहे कि मैंने इनको बेचकर 20,000 कमाया है, तो टोटल तो 20,000 ही होगा ना दोनों का। अब वो प्रोडक्ट की शक्ल में पड़ा हुआ या आपने इनकम कमा ली है, लेकिन
मकसद एक ही समझा जाता है कि उसकी वर्थ कितना है, ठीक है। अब एक चीज आपके पास अभी पड़ी हुई है लेकिन है 20,000 की, आपने बेच दिए 20,000 ले लिया है, तभी तो आपके पास 20,000 आया। इसके बाद है ओनली फाइनल गुड्स विल बी कंसीडर्ड। आपने याद रखना है कि हम बार बार इसके डिस्कशन कर रहे हैं कि ओनली फाइनल गुड्स, रिसोर्सेज को नहीं देखते हम, किसको देखते होते हैं, फाइनल गुड्स को, इन्वेंट्री वगैरह को। इट इज measure for only 1 year. Goods and services produced only through legal channels will be considered in national income. मतलब क्या आप है कि इस मुल्क में टोटल जितनी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वर्थ टोटल 1 खरब बनती है, लेकिन 1 खरब के अंदर हो सकता है कुछ आपकी इलीगल चीजें भी हों, इलीगल बिजनेसेस भी हों, तो उनको आप शामिल नहीं करेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स प्लस सब्सिडीज। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है नेशनल इनकम की, is equal to net national product minus indirect business taxes plus subsidies। टैक्सेस को हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। टैक्सेस की 2 टाइप्स होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं हुकूमत को, गाड़ी के ऊपर, घर के ऊपर वगैरह। इनडायरेक्ट वो होता है जो आप मुख्तलिफ चीजें खरीदने जाते हैं तो उनकी प्राइसेस में टैक्स ऐड किया होता है, जैसा कि सब्जी वगैरह। net national income at market price and factor cost। Government plays a vital role in economy through taxes and subsidies। हुकूमत ने अब देखे अपने शहरियों को सहूलियात मुहैया करनी होती है, उसके लिए हुकूमत टैक्स लगाती है। हाँ, कुछ चीजें जो हुकूमत को डर हो कि मैंने टैक्स लगाया तो हो सकता है ये लोग अपना बिजनेस बंद कर दें, तो उन पर टैक्स हुकूमत नहीं लगाती। कुछ ऐसे जरूरियात की चीजें होती है जो हुकूमत और इनकरेज करती है लोगों को कि ठीक है, किसान वगैरह जिस तरह है कि आप ठीक है, गंदम बहुत जरूरी है हमारे मुल्क की खुराक के लिए, आप गंदम वगैरह उगाएं, तो हुकूमत उनसे टैक्स लेने की बजाय उल्टा उनको पैसे देती है, जिससे हम कहते हैं सब्सिडी दी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, गवर्नमेंट टेक्स सम ऑफ द इनकम सच एज सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज ऑन गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आर मेड इन फैक्ट्रीज। सब्सिडीज क्या है, गवर्नमेंट प्रोवाइड डिस्काउंट्स और कंसेशन इन डिफरेंट वेज बाय प्रोवाइडिंग डिस्काउंट्स ऑन यूटिलिटी और इनपुट प्राइसेस वगैरह। मतलब क्या, एक किसान है, उसने गंदम उगानी है, उसने मशीनरी ली है, हो सकता है उसकी मशीनरी में उसे डिस्काउंट दिया जाए, इनपुट, क्योंकि वो उसका रिसोर्स था, इनपुट फैक्टर था। इसके बाद उसकी बिजली का बिल टोटल आया 10,000, हुकूमत कहे कि नहीं तुम अच्छा बिजनेस कर रहे हो जो कि लोगों के लिए बुनियादी जरूरत है, तुम 10,000 के बजाय 8,000 बिल दे दो। तो इस तरह से डिस्काउंट्स या कंसेशन जो होती है इससे सब्सिडी। अच्छा, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, NNPMP मतलब क्या, नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट NP मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ पर बताने वाली बात यही थी टैक्स का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का तारुफ। एक मार्केट प्राइस, एक फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों का फार्मूला आपने रख लेना है। इसके बाद है पर्सनल इनकम, aggregate of all the individuals income which are received directly by the individuals in their hands in 1 year as reward for their productive services। मुल्क में रहने वाले जितने भी, सपोज समझ लें कि जो लोग मर्द औरत जो भी हैं, जो पैसे कमाने वाले हैं, रोजगार जिनका लगा हुआ है, स्टूडेंट वगैरह नहीं, जो अर्निंग करने वाले लोग हैं, वो कितने इनकम कमा रहे हैं, तो उनकी इंडिविजुअली पर्सनल इनकम कहेंगे। अगर उन पर्सनल इनकम को ऐड करेंगे सबकी इनकम को, तो वो एग्रीगेट इनकम बन जाएगी पूरे मुल्क की। टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द पीपल फ्रॉम ऑल सोर्स इन ए जेआर। पर्सनल टैक्स क्या है, टैक्स इम्पोज्ड ऑन द एनुअल अर्निंग्स ऑफ इंडिविजुअल, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स वगैरह। दिस इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद है कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पर्सनल इनकम, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, amount of profit which is not distributed among the shareholders, it is a liability of the enterprise to pay in form of taxes to the government। कोई भी एक कंपनी है जिसमें आपने उसके शेयर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, आप मजीद आगे पढ़ेंगे कैफ में शेयर्स वगैरह और कंपनी वगैरह को। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक, सपोज समझ लें कोई नेस्ले वगैरह की या यूनिलीवर कोई इस तरह की कंपनीज हैं, तो आपने क्या किया, आपने उसके कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, आपने वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब वहां पर कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, सपोज समझ लें 10 करोड़ का, और आपका हिस्सा बनता था 10 लाख। 10 करोड़ के प्रॉफिट में जितने आपका प्रॉफिट का हिस्सा बनता था वो 10 लाख बनता था, लेकिन वो आपको 10 लाख की बजाय 8 लाख देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके 10 लाख के ऊपर 2 लाख आपका टैक्स बनता था जो आपने हुकूमत को देना था। तो बजाय इसके कि वो आपको 10 लाख देते फिर आप उसमें से 2 लाख हुकूमत को देते, वो डायरेक्ट टैक्स कट करके ही आपको डायरेक्ट देते ही 8 लाख है। इस बेस पर कि आपका जो 2 लाख उन्होंने काटा है वो उन्होंने अपने पास नहीं रखा बल्कि हुकूमत को दे दिया है। इसका फायदा क्या होता है, हुकूमत की तरफ से ये एक कानून बनाया गया है कि जो कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने प्रॉफिट आगे देना होता है मुख्तलिफ पार्टनर्स वगैरह में या शेयर होल्डर्स को, जो ओनर्स होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट जब लेते हैं
तो वो हुकूमत को शो करते थे कि हमारे प्रॉफिट बहुत कम हमें मिला है, हमने इतना मुनाफा नहीं कमाया। तो वो कम शो करते थे तो हुकूमत को टैक्स भी बहुत कम देते थे। फिर हुकूमत ने क्या कहा, उसने कहा कि हो सकता है कि इस बिजनेस के कोई सपोज समझ ले 100 पार्टनर हों, तो हुकूमत ने सोचा कि 100 के 100 लोगों पर नजर रखने की बजाय बेहतर है कंपनी के मालिक के ऊपर नजर रखी जाए कि वो कितना सारों को दे रहा है प्रॉफिट, तो डायरेक्ट उसी से ही प्रॉफिट लिया जाए सबका। तो वो बाद में तनख्वाहों से लेने की बजाय डायरेक्ट जब वो लेने आए अपने प्रॉफिट उसी टाइम भी वो कट कर दिया जाए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, some part of the profit generated by organization is often not being distributed among the shareholders as safeguard for some rainy days. अब 10 लाख प्रॉफिट था, 2 लाख उन्होंने रख लिया, हो सकता है वो पार्टनर को 7 लाख दें, 8 भी ना दें। क्यों? उन्होंने, कंपनी के मालिक ने कहा है कि हमने ना सोचा है, क्या पता हमें बाद में कोई नुकसान हो, हमें लॉस हो जाए और हमें पैसों की जरूरत पड़ जाए, बाद में आप सबसे पैसे लेने की बजाय बेहतर है आपका सिक्योरिटी के तौर पर 1-1 लाख रख लें, जो रेनी डेज मतलब मुश्किलात में हमारे काम आ सके। Social security contributions are allowances. Contribution into social security fund of the government for the benefits of its employees in case of emergencies. Emergency की सिचुएशन में जो फंड रखा जाए उसको यूज करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशंस को मीट करने के लिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स आर अनअर्न्ड इनकम, income received without performing any economic activity. It is simply transferred from one to another on charity or donation basis. मतलब क्या कि आप जो किसी को ज़कात खैरात वगैरह के पैसे मिलते हैं, अब वो उसकी मेहनत के पैसे तो नहीं होते, उसकी अर्निंग नहीं होती, वो डोनेशन या चैरिटी होती है, उसे ट्रांसफर पेमेंट्स या अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। इसके बाद इनकम का फॉर्मूला देखें, नेशनल इनकम माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस सोशल सिक्योरिटी अलाउंसेस प्लस ट्रांसफर। इसके बाद है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, टोटल नेट अमाउंट लेफ्ट विद द इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स व्हेन दे हैव पेड ऑल डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब क्या कि 10 लाख उसका प्रॉफिट बनता था कंपनी में, कंपनी ने 2 लाख रख लिया कि वो 2 लाख टैक्स हुकूमत को देंगे उस बंदे का, 1 लाख और रख लिया, क्या पता मुश्किलात पे काम है, सारा कुछ करने के बाद जो बच्चा वो पैसे देंगे उस पार्टनर को, जो वो पार्टनर अपने जितने भी इस तरह के टैक्सेस वगैरह सारा कुछ अदा कर देगा। अब जो उसके पास बचेंगे पैसे जिनको वो डिस्पोज कर सकता है, खर्च कर सकता है, ठीक है, वो उसकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगी। उसकी एक्चुअल इनकम तो थी 10 लाख, लेकिन 10 का 10 वो खर्च नहीं कर पा रहा था, क्यों? क्योंकि उसने टैक्सेस वगैरह देने थे। तो टैक्सेस वगैरह देने के बाद एंड पर जितनी इनकम उसके पास बची है जिसको वो डिस्पोज कर सकता है, यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो वो उसकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगी। सपोज जिस तरह 2 लाख टैक्स दिया, 1 लाख उसने और रखवाया था इमरजेंसी हालात को मीट करने के लिए, बकिया जो 7 लाख उसके पास बचा जिसको वो इस्तेमाल कर सकता था अपनी जरूरियात के लिए, वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम थी। अमाउंट विच वन कैन डिस्पोज ऑफ एज ही लाइक्स बोथ सेविंग्स आर कंजम्पशन, वो कहते हैं वो वाली इनकम जो अपनी मर्जी के मुताबिक वो इस्तेमाल कर सकता है, चाहे उसको सेव करे या कंज्यूम करे, खर्च करे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। वाई इनकम को शो करता है, टी टैक्सेस को। इसके बाद है पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री, मेजर टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ कंट्री। पर कैपिटा कहते हैं, अब कोई हुकूमत कहे कि हमारे मुल्क में रहने वाले जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जिस तरह की भी इनकम्स कर रहे हैं, टोटल हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो 10 खरब रुपया कमा रहे हैं। अब वो कहे कि हम ये देखना चाहते हैं कि हर बंदा कितना कमा रहा है, टोटल सबकी इनकम को मिलाकर तो 10 खरब बनता है, लेकिन हर बंदे का अगर देखा जाए तो वो कितना कमा रहा होगा। अब हकीकत में देखा जाए तो हर बंदे की मुख्तलिफ इनकम होती है, लेकिन बड़े लेवल पे जब एस्टिमेशन की जाए तो फिर एवरेज निकाली जाती है। तो उसने कहा कि टोटल 10 खरब लोग मिलकर कमा रहे हैं और 22 करोड़ की आबादी है, तो 10 खरब को 22 करोड़ की आबादी से डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा इसका मतलब है इतनी इनकम हर बंदा कमा रहा है। वैसे देखा जाए जाहिर सी बात है 22 करोड़ में 22 के 22 करोड़ पैसे तो नहीं कमाने वाले, वो बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, और इसके अलावा कुछ मर्द भी हैं जो पैसे नहीं कमाते, निकम्मे हैं, कोई बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कमा रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, तो वेरिएशंस तो हैं, लेकिन एट द एंड एवरेज निकाली जाती है। तो इस तरह से जब टोटल इनकम पूरे मुल्क में रहने वाले की इनकम को उस मुल्क की आबादी से डिवाइड करके जो आंसर आएगा हम कहेंगे कि इसका मतलब है हर बंदा इतनी इनकम कमा रहा है। अब अगर कोई आंसर आता है 1 लाख का, तो हम कहेंगे इसका मतलब है यहाँ पर हमारे शहरों का जो स्टैंडर्ड है वो हाई है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। अगर आंसर निकला है 10,000 तो पता चल जाएगा इसका मतलब है ये गरीब मुल्क है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी इनकम बहुत कम है। तो इस तरह से ये शो करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ कंट्री। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंडिविजुअल की इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन।
इसके बाद है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो वो कैसे फ्लो करती है, इनकम कीप्स ऑन फ्लोइंग इन द कंट्री थ्रू आउट द ईयर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब ये देखें यहाँ पर एक उसने ऊपर शो किया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो हाउस होल्ड है ना वो इनपुट के तौर पर किसी फर्म में काम करते हैं, सपोज लेबर के तौर पर, तो वो फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, और जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या दे रही है, रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उनकी सैलरी वगैरह। इसके अलावा जो हाउस होल्ड है वो दुकान से कुछ खरीदने भी जाते हैं तो उनकी प्राइसेस वगैरह देते हैं फर्म को, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो फर्म है वो क्या करती है, वो उनको गुड्स एंड सर्विसेज देती है। ठीक है, इसके बाद जो हाउस होल्ड हैं वो क्या करते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट वगैरह तो किस में, फार्म वगैरह में। अब देखिए इंजेक्शन, फर्म में पैसा कहाँ से आ रहा है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, जिस बंदे ने दुकान खोली हुई है फार्म वगैरह, तो पैसे वगैरह उसके ऊपर इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके इंजेक्शन इसे कहते हैं। और हाउस होल्ड जो टैक्स वगैरह दे रहे हैं तो वो पैसे लीक कर रहे हैं अपनी जेब में से, उससे लीकेजेस कहा जाता है। तो ये फार्म और हाउस होल्ड का ये फ्लो हमने पहले वैसे पढ़ा था, मेरे ख्याल से पहले चैप्टर में था। इसके बाद है स्टेप्स, फर्म सेल द गुड्स और सर्विसेज टू हाउस होल्ड्स, ये वही जो ऊपर डायग्राम है ना उसी के स्टेप्स हैं। फर्म सेल्स गुड्स और सर्विसेज टू हाउस होल्ड बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम फर्म, हाउस होल्ड्स एक्ट एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर फर्म इन केस इन शेप ऑफ या इन फॉर्म ऑफ लेबर या वर्कर, फर्म गिव रिवार्ड्स टू हाउस होल्ड्स लाइक सैलरी। कंक्लूजन क्या निकला, money value of final goods and services is exactly equal to the aggregate amount of rewards to the factors if all the rewards are met at full. Money value of final goods and services is exactly equal to the aggregate amount of rewards to the factor. जाहिर सी बात है, वो कहता है कि एक दुकान है उसने कोई 10,000 की चीजें प्रोड्यूस की हैं, 10,000 की चीजें बेचेगी तो वही 10,000 अपने फैक्टर के ऊपर खर्च करेगी, किस तरह से अपना प्रॉफिट रखेगी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगी, लेबर को सैलरी देगी और लैंड का रेंट देगी, तो वो खर्चे 10,000 पूरा पूरा इस तरह से पूरा हो गया। स्पेंडिंग ऑफ वन साइड क्रिएट्स इनकम ऑन द अदर साइड, जाहिर सी बात है जो दुकान से चीज हम खरीदने जाते हैं हमारी तरफ से खर्चा होता है, फर्म के लिए वो इनकम होती है। एवरी रुपी स्पेंट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विल जनरेट इनकम ऑन द रेसिपिएंट एंड इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड्स। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। कौन से? There are millions of goods and services and millions of places where these products are being produced in a country. समझ लगी होगी बात की। Second, there are millions of people who are engaged in production of such goods and services living at different areas. Third, there are thousands of ways through which they are getting their rewards or payments. इसके बाद कुछ methods हैं नेशनल इनकम को फाइंड करने के। पहला है एक्सपेंडिचर और इनपुट मेथड। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। दूसरा है प्रोडक्ट और आउटपुट अप्रोच। तीसरा है इनकम अप्रोच। पहला क्या? एक्सपेंडिचर अप्रोच। नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल द एजेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग वन ईयर, कि चार के चार एजेंट जो है उनकी तरफ से खर्चा क्या हो रहा है, तो उसको हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारा टोटल खर्चा निकल आता है, तो हम नेशनल इनकम उसे कहते हैं। अब देखें, हम कहें कि प्रोड्यूसर की साइड से वो कहे कि पाकिस्तान में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जितनी बेची जा रही है उनकी वर्थ बनती है 10 करोड़, या हम कहें कि 10 करोड़ की चीजें इस मुल्क में लोग खरीद रहे हैं, तो 10 करोड़ ही निकलना है ना। प्रोड्यूसर के एंड से देखेंगे तो बेचने वाली साइड होगी, कंज्यूमर के एंड से देखेंगे तो खरीदने वाली साइड होगी। सम ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द पीपल ऑन कंज्यूमर बाय द पीपल और कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स ऑन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, चाहे हुकूमत खर्चा कर रही है या आम इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, एंड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। कि मुल्क में रहने वाले, जो मैंने कहा था इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल किन चीजों को देखते हैं, 4 कैरेक्टर्स को, तो वो कहते हैं जो 4 कैरेक्टर्स हैं कंज्यूमर, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर, चारों के चार जो खर्चा कर रहे हैं उसको ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम आएगी एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। इसके बाद है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड आर द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री व्हिच दे मेक ऑन डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जितना भी खर्चा है उसे कंजम्पशन पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। पर्सनली जो खर्चे करते हैं लोग, फॉर एग्जांपल कपड़े खरीद लिए, खुराक वगैरह, बिजली के बिल और बाकी रिफ्रेशमेंट्स वगैरह। It doesn't include expenditure on some fixed asset like purchase of house. मतलब ये कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं जब कोई बंदा किसी इन्वेंट्री को खरीदने पर खर्चा करे, ना कि किसी एसेट को खरीदने पर। मतलब उन चीजों के ऊपर इंसान का खर्चा जो उसने उसी टाइम इस्तेमाल कर लेंगे, ना कि उन चीजों के ऊपर जो उसने इस्तेमाल करके आगे मजीद कोई प्रोडक्ट बनाना है। तो रिसोर्सेज के ऊपर खर्चे को नहीं, फोटोकॉपी मशीन के ऊपर खर्चा नहीं, फोटोकॉपी को
बेच कर जो हम खर्चा करते हैं, कंज्यूमर खर्चा करता है, वो वाला। इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। देखिए वहां पर कंज्यूमर गुड के ऊपर खर्चा था, यहाँ पर कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा है। कैपिटल गुड्स मतलब वही रिसोर्सेज, इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एसेट्स, उनको कैपिटल गुड्स कहा जाता है, जिनको इस्तेमाल करके हम आगे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने कहा था कि कैपिटल हम लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो कैपिटल गुड्स का मतलब वही कैपिटल है जो हमने 4 फैक्टर प्रोडक्शन में पढ़ा था। बिल्डिंग न्यू फैक्ट्रीज, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस। देखें ये सारे रिसोर्सेज की बात हो रही है, फैक्ट्री हो गई, प्लांट्स हो गए, वेयर हाउस, गोदाम, वेयर हाउस कहते हैं गोदाम वगैरह को। इसके बाद है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल द एक्सपेंडिचर्स मेड बाय द गवर्नमेंट ईदर फॉर डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट आर इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर अप्रोच। हुकूमत की तरफ से जो खर्चे हो रहे हैं, चाहे तरक्याती काम हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो जो हुकूमत खर्चा कर रही है उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक ऑफिस एसेसरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, डैम्स, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह। हुकूमत सड़कें बना रही है या सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई सहूलियात पैदा कर रही है, डैम्स बना रही है, या फौज वगैरह के ऊपर, डिफेंस के जो इदारे हैं उसके ऊपर खर्चा कर रही है, तलीम के ऊपर खर्चा कर रही है, सेहत के ऊपर खर्चा कर रही है, तो ये सारे हुकूमत की तरफ से जो खर्चे होते हैं उससे कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, इंपोर्ट ऑफ कंट्री इन द सेम ईयर। एक ही साल की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम देखेंगे। एज ए कंट्री मेक्स बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट साइमल्टेनियसली थ्रू आउट द ईयर, but expenditure on import are not calculated in our domestic income. Therefore, only export surplus will be added in this approach. Net exports, हम exports को सामने रख रहे हैं, तो exports हमने कितनी की है। Net exports, exports of a country during 1 year, import of country in the same year. As a country makes both export and import simultaneously throughout the year, but expenditure on import are not calculated in our domestic income. Therefore, only export surplus will be added in this approach. एक्सपोर्ट के सरप्लस जो है वो कहता है इसको हम इस मेथड में ऐड करेंगे, क्योंकि हम देख क्या रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं। तो नेट एक्सपोर्ट्स मतलब कि हमने सपोज अमेरिका को कोई 1 लाख की चीज हमने उसको बेची है, तो वो हमारी होगी एक्सपोर्ट, और 50,000 की खरीदी है तो वो होगी इंपोर्ट। तो बजाय इसके वो कहते हैं हम लिखें कि हमने 1 लाख की चीज बेची है उसमें और 50,000 की खरीदी है, तो बेहतर यह है कि वो डायरेक्ट हम कहें कि बस 50,000 की हमने बेची है। हम 1 लाख माइनस 50 करें, बेहतर है डायरेक्ट 50 लिख लें, टोटल अर्निंग तो 50 हुई ना। 1 लाख हमने टोटल हमने कमाया, 50 फिर खर्च कर दिया, तो बचा कितना हमें, 50,000। तो वो कहते हैं बजाय इसके काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग लिखे, बेहतर ये है कि हमने क्या लिखना है कि टोटल हमने अर्निंग की इतनी है, नेट एक्सपोर्ट, कि जितने की चीज एक्सपोर्ट की है उसमें माइनस कर देंगे जितने की इंपोर्ट की है, तो नेट आंसर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, y इज इक्वल टू y इनकम को शो कर c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस m, ये ब्रैकेट में लिख देंगे इसको x माइनस m को, ये एक ही फैक्टर है, ना कि प्लस x माइनस m सब में से माइनस करना है, ऐसा नहीं है। y रिप्रेजेंट द नेशनल आउटपुट, नेशनल आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्ट कितना है और उसकी वर्थ को नेशनल इनकम कहते हैं। तो y आप मैंने कहा था आउटपुट हो चाहे इनकम हो, जो भी हो ये सारे सिनोनिम्स हैं। C for domestic consumption, I for investment, G for government expenditure, X for annual exports and M for annual imports. इसके बाद कुछ precautions हैं। Avoid double counting while calculating the national income using the expenditure approach. We should add any expenditure only once. वही बात है कि हमारा किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर एक दफा खर्चा काउंट किया जाएगा, ना कि 2 दफा। जो मैंने उस टाइम आपको फोटोकॉपी प्रिंटिंग वगैरह वाली मशीन की एग्जांपल दी थी कि एक चीज है उसको हमने 2 दफा काउंट नहीं करना। अगर हम कहेंगे कि एक चीज हम पहले दुकान वाला कहे कि इतने की चीज मैंने बेची है और हम कहेंगे इतने की चीज हमने खरीदी है, तो वो तो 2 दफा काउंट हो जाएगी, तो उसको एक दफा ही काउंट करना है। इसके बाद क्या, एक्सपेंडिचर ओनली फॉर न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स, न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स, हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन रिकंडीशन और यूज्ड गुड्स सच एज यूज्ड कार, ओल्ड बिल्डिंग, सेकंड हैंड प्लांट इज टू बी एक्सक्लूडेड। मतलब क्या कि जो पुरानी चीजों के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, तो जब अब हम कहें कि हमने पुरानी कोई गाड़ी खरीदी है, अब हम उसका खर्चा ऐड करें, और जिसने नई गाड़ी खरीदी थी उसने तब भी तो उसके ऊपर खर्चा ऐड किया था, तो वो तो फिर 2 दफा हो गया। तो इस तरह से सेकंड हैंड चीजों के ऊपर हम जो खर्चा करते हैं उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, वो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी। बिकॉज सच सेल्स ईदर डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट प्रोडक्शन और इन्वॉल्व डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का खर्चा होता है। एक बंदा है वो फोटोकॉपी वाली मशीन पहले से उसने ली है, जब उसने देखना अब एक कंपनी फोटोकॉपी मशीन भी तो बना रही है, अब जो फोटोकॉपी वाली मशीन बेच रही है
उसके लिए फोटोकॉपी वाली मशीन है एक किस्म की इन्वेंट्री, क्योंकि सेलिंग पर्पस के लिए वो बेच रहा है ना, वो मशीनों का बिजनेस कर रहा है मशीनें बेच कर, और जिसने मशीन खरीदी है उसने उसको रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब वही फोटोकॉपी वाली मशीन पीछे सप्लायर की तरफ से इन्वेंट्री थी, क्योंकि वो मशीन बेच रहा था, हम उस मशीन को इस्तेमाल करके फोटोकॉपी बना रहे हैं। तो अब वो बंदा कहे कि मैंने इतनी मशीनरी बेची है, और हम ये कहें कि हमने पीछे से इतनी मशीन खरीदी है, तो हम फिर डबल हो जाएगा ना। उसके लिए मशीनरी है इन्वेंट्री के तौर पर, जो सेल कर रहा है उसके तौर पर, और हमारे लिए है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्स के तौर पर। तो इस तरह से नहीं करना। इसके बाद है प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? आउटपुट को। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर, we add up money value of only final goods and services rather than primary and intermediate goods. फाइनल गुड्स का मतलब जब एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाए जिसको हमने सेल करना है, तो उसकी बात को देखा जाता है, और इसमें रिसोर्सेज को नहीं देखा जाता। तो फाइनल गुड्स को देखना है, इन्वेंट्री की बात कितना है वो वाली। अब फोटोकॉपी एक बंदा पीछे से बेच रहा था, उसके लिए इन्वेंट्री थी, हमारे लिए रिसोर्स है, तो फोटोकॉपी वाली मशीन की वैल्यू उसकी ऐड की जाएगी जिसके लिए ये फाइनल गुड या इन्वेंट्री थी जो बेच रहा था। हमने उसे रिसोर्स की शक्ल से, रिसोर्स की नीयत से खरीदा है, हम उसे ऐड नहीं करेंगे, हम करेंगे फोटोकॉपी या प्रिंट्स को नेशनल इनकम में। इसके बाद है डिवीजन ऑफ इकोनॉमी। मईशत में कौन कौन सी चीजें हैं? गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं। गुड्स कौन सी हैं? कुछ एग्रीकल्चर गुड्स हैं, कुछ इंडस्ट्री वाली हैं, कुछ उगाते हैं, कुछ हम फैक्ट्री में बनाते हैं। सर्विसेज कौन सी हैं? कोई एक अकेला टीचर पढ़ा रहा है या कोई पूरा कॉलेज अपनी टीचर की सर्विसेज दे रहा है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेशनल इनकम फ्रॉम ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब वही है कि अब्रॉड से या फॉरेन इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये पहले हमने पढ़े हैं फॉर्मूले। इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं, यही कि डबल काउंट ना की जाए चीजों को। वैल्यू एडेड अप्रोच। दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हेल्प्स अस टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ एनी वैल्यू। इट प्रोवाइड्स मोर प्रिसाइज पिक्चर ऑफ नेशनल इनकम। इसके बाद है इनकम अप्रोच। अब देखें हमने मेथड्स कितने थे नेशनल इनकम को फाइंड करने के? 3। कौन कौन से? एक है एक्सपेंडिचर अप्रोच, एक है प्रोडक्ट अप्रोच, एक है इनकम अप्रोच। अब पूरे मुल्क में 10 खरब की चीजें पड़ी हैं। अब खरीदने वाले की तरफ से देखा जाए तो 10 खरब की चीजें खरीद रहा है, बेचने वाले की तरफ से देखा जाए तो उसने 10 खरब की चीजें प्रोड्यूस की हैं, और बेचकर जितने पैसे कमाए हैं वो उसने इनकम की है। तो पूरे मुल्क में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बेची जा रही है या खरीदी जा रही है, पहले प्रोड्यूस की जा रही है। टीचर है तो उसने पहले वो टीचर बना, ठीक है, अपनी सर्विसेज वगैरह को प्रोड्यूस किया, उसने लेक्चर रिकॉर्ड किया। उस अगर लेक्चर हम कहें कि हमारे पास इस टाइम कोई तकरीबन कोई 2-3 लाख के लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, तो मतलब 2-3 लाख का आउटपुट हमारे पास पड़ा हुआ है। फिर हमने उसको बेचा, जो बेचने आया उसने 2-3 लाख के लेक्चर खरीदे, तो उसने एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, एक्सपेंस, और हमने 2-3 लाख के लेक्चर बेचे तो हमें इनकम मिली। तो बात एक ही है, उस आउटपुट या प्रोडक्ट की बात हो रही है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो हम बेच रहे हैं, जो इन्वेंट्री है। अब हमने इतनी प्रोड्यूस की, फिर उसने खरीदी या हमने इनकम कमाई। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स थे। इनकम अप्रोच। वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अ कंट्री जनरेट्स इनकम ऑन द अदर साइड इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि फर्म जो प्रोडक्ट बेचती है वो पैसा जो कमाती है वो अपने उन रिवार्ड्स देती है अपने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस तरह से इनकम हो गई। While using this approach, we will consider money value received by owner of all the factors of production, which they earned by producing the final goods and services in a year, as it represents the annual aggregate income of all the factors of production. Therefore, national income measured through this method will give us national income at factor cost. अब इसकी डिटेल देते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? हमने कहा है कि ये क्या है? इनकम है। इनकम किन के लिए होती है? 4 फैक्टर प्रोडक्शन के लिए, उनके रिवार्ड्स की शक्ल में। तो 4 फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब देखें लैंड का रिवार्ड क्या था? रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट्स। इसके बाद इसकी प्रिकॉशंस क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स। While calculating national income, some of the payments received by household without performing any marketable activity must be avoided. For example, pension fund, gifts, scholarships. अब एक स्टूडेंट बंदा है जो के साथ साथ कमा भी रहा है और स्टूडेंट भी है। अब उसे इस महीने टोटल 50,000 मिला है। 30,000 तो वो कोई काम कर रहा था उसका, और 20,000 उसे कोई स्कॉलरशिप का मिला है।
तो अब हम उसको वो 30,000 समझेंगे जो उसने अर्न किया है, कमाया है, जो उसे मुफ्त में स्कॉलरशिप मिल गई है, उसको हम उसकी इनकम में काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद है एक बुजुर्ग है जो वैसे तो रिटायर हो गया है, लेकिन इस टाइम उसने कोई दुकान वगैरह बनाई हुई है। अब दुकान से जो इनकम इनकम वो अर्न कर रहा है उससे नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, लेकिन जो उसे पेंशन मिल रही है उससे काउंट नहीं करेंगे। पेंशन क्यों मिल रही है, क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो इस मुल्क में कोई फाइनल गुड्स या सर्विसेज की वर्थ थोड़ी है, वो तो उसे मुफ्त में मिल रही है हुकूमत की तरफ से। इसी तरह से आपकी जेब में टोटल समझ लें तो 20,000 है, जिनमें से आपको कोई 10,000 जो है वो ईदी मिली है। तो इस तरह ईदी या गिफ्ट्स वगैरह जो आपको मिले हैं वो भी इस मुल्क के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज थोड़ी हैं, तो हम उसको वर्थ में काउंट नहीं करेंगे, वो आपकी इनकम में शामिल नहीं होंगे। इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटी, एनी इनकम अर्न आर रिसीव्ड थ्रू इलीगल एक्टिविटी नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, थेफ्ट, रॉबरी, स्मगलिंग, ब्राइबरी वगैरह। तो चोरी और डकैती वगैरह से, स्मगलिंग से जो पैसे आप कमाते हैं वो भी इस मुल्क की नेशनल इनकम में हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद इसकी डिफिकल्टीज क्या होती हैं, लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ, इलिटरेसी और अनरिलायबल रिकॉर्ड कीपिंग, इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन कास्ट बाय पुअर कलेक्शन प्रोसीजर्स वगैरह, ये मुश्किलात आ सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर नेशनल इनकम मुल्क की ज्यादा है, ज्यादा पैसा लोग कमा रहे हैं, तो हम यही समझेंगे इसकी इकोनॉमी अच्छी है, तो इस तरह से हम इसके असेसमेंट कर सकते हैं अपने मुल्क की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। मेजरिंग लाइफ स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल थ्रू डाटा अबाउट पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम निकाली थी हमने, तो हमने कहा हमें अंदाजा पता चल जाएगा हर बंदे की पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम 10,000 है तो मतलब गरीब लोग हैं, 1 लाख है तो अमीर होंगे। Estimation of distribution of national income, distribution of national output या national income among factors of production, helping in economic planning by government authorities, comparing economic growth among countries, पाकिस्तान और किसी और मुल्क का मुकाबला